सोचिए जरा एक बहुत ही गंभीर स्थिति के बारे में। मतलब एक बेहद प्रशिक्षित टेलीकॉम अफसर है जिसके पास देश के सबसे संवेदनशील राज और संचार डेटा की पहुंच है। बहुत ही नाजुक काम है। बिल्कुल। अब मान लीजिए एक शाम वो अचानक फैसला करता है कि वो YouTube पर लाइव जाएगा और अपनी मर्जी से कुछ गुप्त जानकारियां शेयर करेगा। अरे बाप रे। हाँ, और वो दावा करता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। लेकिन होता क्या है, अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसका कोर्ट मार्शल शुरू हो जाता है। जो कि जाहिर सी बात है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो हमें इतने सारे मौलिक अधिकार देता है, उसी के भीतर एक तरह का हिडन ओवरराइड स्विच भी मौजूद है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र भी है। देखिए, आमतौर पे जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं ना, चाहे वो समानता का अधिकार हो या फिर बोलने की आजादी, तो हमें लगता है कि ये एकदम निरपेक्ष हैं। मतलब ये हर हाल में, हर परिस्थिति में हम पर लागू होते ही हैं। सही कहा। लेकिन आज जब हम अपने रिसर्च नोट्स और इन कानूनी दस्तावेजों को खंगालते हैं, तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। एक काफी जटिल तस्वीर। एकदम सही। आज हम अधिकारों के उस आम ढांचे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन अपवादों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आज के इस गहन अध्ययन में हम उन अनुच्छेदों को डिकोड करेंगे जो देश की सुरक्षा करने वालों के ही अधिकार सीमित कर देते हैं। मतलब मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती थी कि जो लोग इस लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, उन्हें ही लोकतंत्र के कुछ सबसे बुनियादी अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाता है। इसे समझने के लिए ना हमें उस पूरी व्यवस्था की जड़ों में जाना होगा। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 33 को देखें, तो ये एक बहुत ही विशिष्ट शक्ति की बात करता है। अच्छा जी, यह अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ संसद को ये ताकत देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या पूरी तरह निरस्त कर सकती है। बिल्कुल, पूरी तरह निरस्त भी कर सकती है। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी हमारे नोट्स में। मतलब ये शक्ति केवल संसद के पास है, किसी राज्य की विधानसभा या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी, हाँ, वो भी नहीं कर सकते। अपने स्तर पर आदेश जारी करके इन अधिकारों को नहीं छीन सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक सोच है। देखिए, अगर हर राज्य की विधानसभा अपनी पुलिस या अपने क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बलों के अधिकारों पर अलग अलग नियम बनाने लगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ा बिखराव आ जाएगा देश की सुरक्षा व्यवस्था में। जो कमांड का ढांचा होता है ना, उसे काम करने के लिए एकरूपता चाहिए ही चाहिए। मैं हमारे स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण देख रही थी जो इस बात को एकदम साफ कर देता है। कौन सा वाला? वही सीमा पर तैनात सैनिक वाला। मान लीजिए सीमा पर एक सैनिक नाइट ड्यूटी पर है और वो सो जाता है। अरे वो तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हाँ, और अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो पलटकर कहे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुझे जीवन का अधिकार है, जिसमें शांति से सोने का अधिकार भी शामिल है। ये तो सुनने में ही कितना बेतुका लगता है ना? ये सिर्फ बेतुका नहीं है, ये तो सीधे सीधे पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ एक और परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या? ये जो पाबंदी है ना, ये सिर्फ सीमा पर तैनात हथियारबंद सैनिकों तक सीमित नहीं है। जो खुफिया एजेंसियां हैं जैसे CBI, IBF, CID, अच्छा, उन पे भी? जी हाँ, उन अधिकारियों पर भी यही नियम लागू होता है। इसके अलावा जो लोग परीक्षा का गोपनीय पेपर तैयार करते हैं या जो संवेदनशील सरकारी संचार नेटवर्क संभालते हैं, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी की मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। वो रात में उठकर ये नहीं कह सकते कि हम राज खोलेंगे। मैंने इसे समझने के लिए ना कॉर्पोरेट दुनिया के एक सादृश्य के बारे में सोचा था। बताइए। जैसे एक बहुत ही सख्त नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है जिसे हम NDA कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो आप उनके राज बाहर नहीं बता सकते। तो क्या हम इस अनुच्छेद की तुलना उस NDA से कर सकते हैं? NDA एक अच्छी शुरुआत जरूर है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सख्त मामला है। मतलब दांव पर क्या लगा है उस हिसाब से? बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक कॉर्पोरेट NDA तोड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप पर मुकदमा होगा या आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, नौकरी जा सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ दांव पर किसी कंपनी का मुनाफा नहीं है, यहाँ दांव पर देश का अस्तित्व है। अगर कोई सेना का जवान या खुफिया अधिकारी अपनी रणनीतियों को सोशल मीडिया पर लीक करता है तो उसे सिर्फ नौकरी से नहीं निकाला जाता। सही का, उसे सीधे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ता है। लंबी जेल भी हो सकती है। ये कोई आर्थिक संकट नहीं है, ये एक अस्तित्व का संकट है। लेकिन एक बात बताइए,
क्या ये पाबंदी हर समय मतलब 24 घंटे उन पर लागू रहती है? ये बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण बारीकी है जिस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। ये पाबंदी मुख्य रूप से ड्यूटी के दौरान होती है। अच्छा, सिर्फ ड्यूटी पर? हाँ, और राष्ट्र की सुरक्षा के सीधे संदर्भ में होती है। हमारे जो कानूनी दस्तावेज हैं वो एकदम स्पष्ट करते हैं कि अगर वही सैनिक लंबी छुट्टी लेकर अपने गांव आया हुआ है तो क्या वो आम नागरिक है? काफी हद तक हाँ, वहां वो एक आम नागरिक की तरह व्यवहार करता है। उस वक्त उसके नागरिक अधिकार बहाल रहते हैं। मतलब गांव के लोग उसे रात भर पहरा देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। वो ये नहीं कह सकते कि अरे तुम तो फौजी हो, तुम्हारी कौन सी छुट्टी होती है, चलो डंडा उठाओ और पहरा दो। हाँ हाँ, सही बात है। खैर, एक हथियारबंद सैनिक या एक खुफिया अफसर के अधिकारों को सीमित करना तो मुझे पूरी तरह तर्कसंगत लगता है। लेकिन जब हम 1950 के सैन्य अधिनियमों को देखते हैं तो वहां कुछ ऐसा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप गैर लड़ाकू कर्मचारियों की बात कर रही हैं ना? एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब इन प्रतिबंधों के दायरे में नॉन कॉम्बैटेंट कर्मचारी भी आते हैं। जी हाँ, इसका दायरा काफी विस्तृत रखा गया है। और यही पर मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। मतलब सेना में काम करने वाले रसोइये, दर्जी, बढ़ई, चौकीदार या मैकेनिक भी इन कड़े प्रतिबंधों के अधीन है। बिल्कुल है। अब आप ही मुझे ये समझाइए कि एक रसोइये या दर्जी की अभिव्यक्ति की आज़ादी से किसी देश की सुरक्षा को भला क्या खतरा हो सकता है? मतलब वो क्या ही राज खोल देंगे? देखिए, ये बाहर से देखने पर थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसका उत्तर सेना के काम करने के तरीके में ही छिपा है। वो कैसे? सेना कोई साधारण सरकारी विभाग तो है नहीं। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। एक सेना सिर्फ बंदूक चलाने वालों के भरोसे आगे नहीं बढ़ती है। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क होता है। अब उसी रसोइये का उदाहरण लेते हैं जिस पर आपको हैरानी हो रही थी। हाँ, रसोइया कैसे खतरा हो सकता है? सोचिए, एक यूनिट के रसोइये को हर दिन ये पता होता है कि कितने लोगों का खाना बन रहा है। ओहो, एक मिनट, समझ में आया? मतलब उसे सैनिकों की कुल संख्या का एकदम सटीक अनुमान होता है। अगर उसे पता है कि आज 100 लोगों का खाना बन रहा है और कल 500 लोगों का। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। अगर अचानक खाने की मात्रा दुगनी हो जाती है या राशन को लंबी यात्रा के लिए पैक किया जाने लगता है तो रसोइये को तुरंत पता चल जाएगा कि कोई बड़ी टुकड़ी आ रही है या यूनिट कहीं जाने वाली है। एकदम सही। इसे सैन्य भाषा में ट्रूप मूवमेंट कहते हैं। जो दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां होती हैं वो सीधे जनरल के ऑफिस में जाकर फाइलें नहीं चुराती। हाँ, वो तो नामुमकिन है। वो अक्सर ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों को जोड़कर एक बड़ी रणनीतिक तस्वीर बना लेती हैं। इसी तरह एक मैकेनिक को पता होता है कि कितने और किस तरह के वाहन तैयार किए जा रहे हैं। बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि संगठन के अंदर से एक छोटी सी भी जानकारी का लीक होना पूरे सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए तो संगठन की अखंडता, पूर्ण अनुशासन और गोपनीयता के लिए पूरी यूनिट पर एक समान नियम लागू होने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं। चाहे कोई मोर्चे पर बंदूक पकड़कर लड़ रहा हो या पीछे किचन में रोटियां सेक रहा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की नजर में दोनों समान रूप से संवेदनशील हैं। ये तो बात हो गई कि सेना के अंदरूनी ढांचे में इतनी सख्ती क्यों होती है। जी। लेकिन क्या होता है जब ये सैन्य ढांचा और अनुशासन सेना के बेस से बाहर निकलकर आम नागरिक जीवन में आ जाता है? आप किस स्थिति की बात कर रही हैं? मेरा मतलब है कभी-कभी हालात इतने बिगड़ जाते हैं देश में कि पुलिस या जो नागरिक प्रशासन है वो स्थिति को नहीं संभाल पाते। तब सेना को बुलाना पड़ता है। आप जिस असाधारण स्थिति की बात कर रही हैं उसे मार्शल लॉ या सैन्य शासन कहा जाता है। हाँ, मार्शल लॉ। और यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 34 सक्रिय होता है। तो ये मार्शल लॉ कब लगता है? जब देश के किसी हिस्से में कोई बड़ा विद्रोह हो जाए या युद्ध जैसी स्थिति बन जाए या फिर ऐसी भारी आंतरिक अशांति फैल जाए जहां सामान्य कानून और अदालतें पूरी तरह विफल हो जाएं। तो ऐसे समय में क्या नागरिकों के सामान्य अधिकार काम करते हैं? बहुत ही सीमित रूप में। देखिए, जब मार्शल लॉ लागू होता है तो स्थिति को नियंत्रण में लाने और व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को असाधारण शक्तियां दी जाती हैं। मतलब नागरिकों के अधिकार छिन जाते हैं? जी। इस दौरान उस विशिष्ट क्षेत्र में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सेना को शांति बहाल करने के लिए बहुत तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं। कठोर फैसले भी? हाँ, बहुत कठोर निर्णय, क्योंकि वहां वे किसी आम आपराधिक मामले को नहीं सुलझा रहे हैं बल्कि एक तरह के विद्रोह को संभाल रहे होते हैं। और अगर इस दौरान
सेना से कोई गलती हो जाए, गलती किस तरह की? मतलब शांति बहाल करने की कोशिश में किसी की संपत्ति का नुकसान हो जाए या किसी निर्दोष को चोट पहुंच जाए, तो क्या बाद में उन सैन्य अधिकारियों पर मुकदमे चलेंगे? आपने बहुत ही सही बिंदु उठाया है। ये एक बहुत ही गंभीर व्यावहारिक समस्या हो सकती थी। तो इसका समाधान क्या है? इसी से बचने के लिए अनुच्छेद 34 संसद को यह शक्ति देता है कि वह मार्शल लॉ के दौरान काम करने वाले किसी भी सैन्य या सरकारी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सके। इसे कानूनी भाषा में क्या कहते हैं? इसे क्षतिपूर्ति या इंडेमनिटी कहा जाता है। अच्छा। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जब अधिकारी संकट के समय कड़े फैसले ले रहे हों तो उनके हाथ इस डर से न बंधे रहें कि भविष्य में उन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। ये तो काफी जटिल और नाजुक संतुलन है। मतलब एक तरफ आप व्यवस्था बना रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के अधिकारों को ही निलंबित कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही बारीक रेखा है। इस संतुलन से मुझे एक और बात याद आ रही है जो हमारी स्रोत सामग्री में बार बार सामने आई है। बताइए। हमने देखा कि सेना के लिए एकरूपता कितनी जरूरी है, लेकिन क्या अधिकारों के मामले में पूरे देश के स्तर पर भी कोई एकरूपता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमारे संविधान निर्माताओं को सच में बहुत परेशान किया था। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो वो कोई एक बना बनाया देश नहीं था। हाँ, वो तो कई रियासतों में बंटा हुआ था। बिल्कुल, सैकड़ों रियासतों और अलग-अलग प्रांतों से मिलकर बना था। तो ये डर बहुत गहरा था कि अगर अधिकारों को लेकर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून बनने लगे तो देश कभी एक नहीं हो पाएगा। एकदम सही। और यहीं पर अनुच्छेद 35 अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अनुच्छेद 35 असल में क्या सुनिश्चित करता है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। यह स्पष्ट रूप से तय करता है कि कुछ विशेष मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा। राज्य विधानसभाओं के पास नहीं? नहीं, राज्यों के पास नहीं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17 को लीजिए, जो अस्पृश्यता उन्मूलन या छुआछूत खत्म करने से जुड़ा है, या अनुच्छेद 23 जो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को रोकता है। इन पर जो भी कानून बनेगा वो दिल्ली से बनेगा, ताकि वो पूरे भारत में एक समान लागू हो सके। बिल्कुल। अगर इसे एक कल्पना से समझे ना, तो सोचिए आप एक नेशनल हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, सोच लिया। अब एक राज्य में ट्रैफिक के नियम कुछ हैं। मान लीजिए वहां लाल बत्ती का मतलब है रुकना, जो कि सामान्य है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां अचानक लाल बत्ती का मतलब हो जाता है चलना। तो क्या होगा? अरे बाप रे, वो हाईवे तो एक युद्ध का मैदान बन जाएगा। बिल्कुल। चारों तरफ दुर्घटनाएं होंगी और यातायात पूरी तरह ठप हो जाएगा। एकदम सही। और मौलिक अधिकारों के मामले में भी ठीक ऐसी ही अराजकता फैल जाती देश में। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। मतलब अगर अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए हर राज्य अपना अलग कानून बनाता, तो हो सकता था कि एक राज्य में ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता। हाँ, और दूसरे राज्य में शायद इसकी सजा सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना होती। तो इससे पूरे देश में सामाजिक न्याय का संतुलन तो पूरी तरह से बिगड़ ही जाता। अगर हम इसे एक बड़े ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे लोकतंत्र में ये प्रावधान एक बहुत मजबूत गोंद की तरह काम करता है। सबको जोड़ के रखने वाला गोंद। जी, ये सुनिश्चित करता है कि सामाजिक न्याय, नागरिकों के अधिकार और उनके हनन की सजा पूरे देश में एक समान हो। इससे ये तय होता है कि भारत का कोई नागरिक, चाहे कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में, उसे समान कानूनी संरक्षण मिलेगा। तो अभी तक हमने देखा कि सरकार और संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने या उन्हें पूरे देश में एक समान लागू करने की कितनी विशाल शक्ति है। जी, बहुत शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो कोई भी पूछना चाहेगा। अगर सरकार इस शक्ति का दुरुपयोग करे तो, मतलब अतिरेक करे। हाँ, अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो साफ तौर पर असंवैधानिक हो, तो क्या नागरिकों के पास कोई बचाव का रास्ता है या सब खत्म? ये किसी भी लोकतंत्र का सबसे बुनियादी और जरूरी सवाल है। तो इसका जवाब क्या है? खुशी की बात यह है कि हमारा संविधान सिर्फ सरकार को शक्तियां नहीं देता, वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म या सुरक्षा चक्र भी तैयार करता है। वो सुरक्षा चक्र कैसे काम करता है? हमारे जो कानूनी दस्तावेज हैं, उनमें 2 बहुत ही शानदार सिद्धांतों का जिक्र है। अच्छा, कौन से सिद्धांत? पहला है पृथकरणीयता का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं, और दूसरा है ग्रहण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। बाप रे, ये कानूनी नाम सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगते हैं। हाँ, नाम भारी है पर काम बहुत सीधे हैं।
तो चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले पृथक्करणीयता के सिद्धांत से शुरू करते हैं। ये क्या बला है? मान लीजिए संसद ने एक बहुत ही विस्तृत कानून पास किया। ठीक है। और उस कानून में 50 अलग-अलग प्रावधान हैं। लेकिन बाद में जब न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है तो पता चलता है कि उनमें से सिर्फ एक प्रावधान ऐसा है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। तो क्या वो पूरा का पूरा कानून रद्द कर दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत कहता है कि आप केवल उस हिस्से को काटकर या अलग करके शून्य घोषित कर दें जो असंवैधानिक है। और बाकी का जो 49% या जो भी सही कानून है वो सुरक्षित और लागू रहेगा। मैं इसे ऐसे देखती हूँ जैसे एक बहुत ही महंगा करोड़ों रुपयों से बना हुआ पुल है। अच्छा उदाहरण है। अब मान लीजिए कि निरीक्षण के दौरान पता चलता है कि उस पुल का सिर्फ एक पिलर ऐसा है जो इंजीनियरिंग के मानकों पर खरा नहीं उतरता और खतरनाक है। तो आप क्या करेंगे? डायनामाइट लगाकर पूरा पुल तो नहीं उड़ा देंगे ना? बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ उस एक पिलर को सावधानी से हटाते हैं और उसे दोबारा बनाते हैं ताकि बाकी के पुल पर ट्रैफिक चलता रहे। ये बहुत ही सटीक और शानदार तुलना है आपकी। धन्यवाद। पूरी मेहनत और संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय न्यायपालिका सिर्फ उस हिस्से की सटीक सर्जरी कर देती है जो संवैधानिक ढांचे में समस्या पैदा कर रहा है। समझ गई। और जो दूसरा सिद्धांत है, ग्रहण का सिद्धांत, वो तो मुझे नाम से ही किसी खगोलीय विज्ञान का हिस्सा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसका काम करने का तरीका भी सच में एक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की तरह ही है। वो कैसे? ये मुख्य रूप से उन पुराने कानूनों पर लागू होता है जो 1950 में हमारा संविधान लागू होने से पहले के हैं। मतलब अंग्रेजों के जमाने के कानून? जी। जब संविधान लागू हुआ और मौलिक अधिकार अस्तित्व में आए तो कुछ पुराने ब्रिटिशकालीन कानून इन अधिकारों से टकराने लगे। तो क्या वे पुराने कानून तुरंत मर गए या खत्म हो गए? यही तो पेंच है। मुझे लगता है कि वो मरे नहीं, बल्कि उन पर मौलिक अधिकारों की एक गहरी छाया पड़ गई। बिल्कुल। जैसे सूर्य ग्रहण के समय सूरज हमेशा के लिए खत्म नहीं होता है ना, बस कुछ समय के लिए छिप जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे असंगत कानून पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बस निष्क्रिय हो गए। वे एक तरह से गहरी नींद में चले गए। अच्छा, तो क्या वो कभी जाग भी सकते हैं? हाँ, अगर भविष्य में संविधान में कोई ऐसा संशोधन होता है जिससे वो टकराव खत्म हो जाए तो वो ग्रहण हट जाता है और वो पुराना कानून वापस जाकर सक्रिय हो सकता है। वाह, ये न्यायपालिका का एक बहुत ही परिष्कृत तरीका है पुराने और नए कानूनों के बीच बिना किसी झटके के संतुलन बनाने का। जी हाँ, बहुत ही सोच समझकर बनाया गया ढांचा है। ये दोनों सिद्धांत बहुत ही प्रभावशाली हैं और ये जानकर थोड़ा सा सुकून भी मिलता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। सुकून तो मिलता है। लेकिन इन सबके बावजूद जब हम अपनी स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करते हैं तो कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आती हैं। आप किस दौर की बात कर रही हैं? विशेष रूप से 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान का जो इतिहास है। ओह, वो तो एक बहुत ही काला अध्याय है। हाँ, उस समय मौलिक अधिकारों को जिस तरह से स्थगित किया गया था, उसने लोगों के मन में राज्य की शक्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया था। और वो डर ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल जायज भी है। देखिए, जब भी राज्य के पास नागरिकों या बलों के अधिकारों को निलंबित करने की इतनी बड़ी शक्ति होती है तो उसका राजनीतिक दुरुपयोग तो हो ही सकता है। हमेशा। ये खतरा हमेशा बना रहता है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हम झुटला नहीं सकते। यही मेरी सबसे बड़ी शंका है। हम ये भी देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों के अधिकारों पर अगर लंबे समय तक रोक लगे तो उनके मनोबल पर बुरा असर पड़ सकता है। वो भी इंसान है आखिर। बिल्कुल। इसके अलावा जो कोर्ट मार्शल के फैसले होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर किसी सामान्य नागरिक अदालत में आसानी से चुनौती भी नहीं दी जा सकती। ये भी सच है। तो क्या हम सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक तरह का ब्लैंक चेक नहीं दे रहे हैं? ब्लैंक चेक? हाँ, मतलब क्या ये सब अंततः नागरिकों या सैनिकों की आवाज दबाने का एक साधन नहीं बन सकता? देखिए, मैं इसे ब्लैंक चेक तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक बहुत ही तेज धार वाली दोधारी तलवार जरूर है। तो बचाव क्या है? हमें संविधान निर्माताओं के असली इरादों को देखना होगा। उनका उद्देश्य कभी भी एक दमनकारी पुलिस राज्य बनाने का नहीं था। अंग्रेजों की तरह नहीं? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश काल में जो सैन्य कानून थे, उनका मुख्य मकसद ही भारतीयों का शोषण करना और उन्हें कुचलकर नियंत्रण में रखना था।
और स्वतंत्र भारत में? स्वतंत्र भारत में इन प्रावधानों का एकमात्र लक्ष्य संगठन की अखंडता और देश की सामूहिक सुरक्षा को बनाए रखना है। लेकिन सत्ता तो सत्ता होती है ना, चाहे वो अंग्रेजों की हो या हमारी अपनी चुनी हुई सरकारों की, लालच तो आ ही सकता है। इसी वजह से न्यायपालिका की भूमिका यहाँ सबसे अहम हो जाती है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने फैसलों में ये एकदम स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोई ऐसा जादुई शब्द नहीं है जिसे बोलकर सरकार जो चाहे कर सके या अपनी राजनीतिक कमजोरियां छिपा सके। मतलब जवाबदेही तो होगी। बिल्कुल। इन प्रावधानों का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ होना चाहिए। जब भी सरकार इनका उपयोग करती है तो उसे अदालत में ये साबित करना होता है कि ऐसा करना वास्तव में देश के अस्तित्व के लिए जरूरी था। यह सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की जो रस्साकशी है ना, ये शायद किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। आपने बिल्कुल सही शब्दों में इसे पिरोया है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अधिकार और कर्तव्य अलग अलग चीजें नहीं हैं। जी। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मौलिक अधिकार कोई जादुई कवच नहीं है जो शून्यता में मौजूद हों। वे तब तक सुरक्षित हैं जब तक वो राष्ट्र सुरक्षित है जो उन्हें प्रदान करता है। मैं तो कहूंगा कि राष्ट्र का अस्तित्व, उसका अनुशासन और जो सामूहिक सुरक्षा है वो उस विशाल इमारत की नींव की तरह है जिस पर हमारे अधिकारों का पूरा ढांचा खड़ा है। बिल्कुल। अगर नींव हिलेगी तो अधिकारों की वो भव्य इमारत भी भर-भरा कर गिर जाएगी। एकदम सही। यह अध्ययन हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ हमें अधिकार मांगना नहीं सिखाता। और क्या सिखाता है? वो हमें जिम्मेदारी और परिस्थितियों की संवेदनशीलता भी सिखाता है। बहुत खूब। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री के इसी चिंतन से उपजा एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जरूर बताइए। आज हमने विस्तार से बात की कि कैसे सेना के एक रसोइये या टेलीकॉम ऑपरेटर पर अनुच्छेद 33 लागू होता है। हाँ, क्योंकि वो संवेदनशील सूचनाओं के बीच काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां डेटा ही सबसे बड़ा हथियार है और साइबर स्पेस नया युद्ध का मैदान बन चुका है। इसमें कोई शक नहीं है। आज सरकारें बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संवेदनशील संचार प्रणालियों को संभालने के लिए भारी मात्रा में निजी टेक कंपनियों पर निर्भर हो रही हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां सरकारी डेटा संभाल रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा इतनी बदल जाएगी कि इन असाधारण अनुच्छेदों का दायरा उन निजी टेक कंपनियों के कर्मचारियों तक भी फैल जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए, क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य टेक कंपनी के लिए काम करने वाले प्राइवेट कोडर्स जो सरकारी डेटा संभाल रहे हैं, कल को इन पाबंदियों के दायरे में आ सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या भविष्य में तकनीक के विस्तार के साथ हमारे अधिकारों की सीमाएं भी बदल जाएंगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी स्वतंत्रता की नई परिभाषा तय कर सकता है। इस पर तो सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में बस इतना ही।